Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. My name is Afifa Nikat and I am teaching you the subject of logic. Today is our second lecture. In our first lecture, we have started our first chapter, Introduction of Logic. In our first lecture, we have studied basic important terms of logic. Basic important terms like definition of logic, what is proposition, what is premises, what is conclusion, what is statement, and what is argument. So today our second lecture starts with the topic recognizing arguments. Basic aims of our lecture are to understand logic, to understand key terms in logic, and to understand the concepts involved in reasoning. Our lecture aims to widen students' understanding. हमारे lecture का basic purpose ये होगा कि हम students की understanding को widen करें, उसको vast करें, to strengthen students' clear thinking, student की clear thinking को strengthen करें, उसको strong करें, and guidelines for effective reasoning. So our today's topic, recognizing arguments. Before we can evaluate an argument, we must recognize it. इससे पहले कि हम किसी भी आर्गुमेंट का एनालिसिस करें, हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारा आर्गुमेंट क्या है, इसमें क्या कुछ है. We must recognize it. We must be able to distinguish argumentative passages in writing and speech, and it assumes understanding of the language of the passage. अब जब तक हमें पता नहीं होगा हमारा आर्गुमेंट क्या है, इसमें क्या कुछ दिया गया है, हम कभी भी किसी भी आर्गुमेंट को इवेलुएट नहीं कर सकते. जब तक हमें पता ही नहीं है हमारे आर्गुमेंट में क्या चीज़ है, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, तो हम किसी भी चीज़ का आर्गुमेंट के अलावा भी हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस सही तरह से नहीं कर सकते जब तक हमें पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या चीज़ ठीक है, जब तक हमें आइडिया नहीं हो जाता कि एक अच्छे आर्गुमेंट के लिए क्या चीज़ होना ठीक है और क्या चीज़ होना ठीक नहीं है. ओके, सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम रिकॉग्नाइज करें कि हमारा आर्गुमेंट जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है. किसी भी आर्गुमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, हमें उसकी लैंग्वेज पे भी फोकस करना पड़ता है. हमें उस आर्गुमेंट की लैंग्वेज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो. एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज ऑफ पैसेज, हाउएवर, even with a thorough comprehension of the language, the identification of an argument can be problematic because of the odd characteristics of its formulation. जब तक हम किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हमें अंडरस्टैंड करना ही नहीं आता कि ये लैंग्वेज क्या है, तो हम उसके आर्गुमेंट का प्रॉपर एनालिसिस भी नहीं कर सकते और ना हम उस आर्गुमेंट को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है. तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमें उस लैंग्वेज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जिसके आर्गुमेंट को हम रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं. समटाइम्स ये भी होता है कि हम लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी लैंग्वेज की और हमने देखा है लैंग्वेज सही समझ में आ रही है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा होता है कि हमें वो वाला आर्गुमेंट समझ नहीं आ रहा. वाई? बिकॉज ऑफ द ऑड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स फॉर्मुलेशन. किसी भी आर्गुमेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपने इसको प्रॉपर वे में फॉर्मुलेट किया हो, एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज वे में. उसके अंदर जब ऐसा होगा कि एक आर्गुमेंट सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, उसके अंदर ऑड क्वालिटीज़, ऑड कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर दी गई हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको रिकॉग्नाइज करने में बार बार प्रॉब्लम आता है. And even when we are confident that an argument is planned,
we may be unsure about which proposition are serving as its premise and which is as its conclusion. Sometimes ये भी होता है कि आपको लैंग्वेज भी अच्छे से समझ आ रही है जिसमें आर्गूमेंट दिया जा रहा है और आर्गूमेंट की सेटिंग भी ठीक है, मीन्स में कोई ऑड करेक्टरिस्टिक ऐड नहीं की गई, लेकिन इसके बावजूद आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि आप उस आर्गूमेंट के कंक्लूजन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और ना ही प्रीमिस को, मीन्स आपको समझ ही नहीं आ रही कि इस आर्गूमेंट का प्रीमिस कहाँ पे है और कंक्लूजन कहाँ पे है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज प्रीमिस। प्रीमिस इज एक्चुअली a supportive proposition which provides support and ground for the conclusion। ऐसी supportive प्रोपोजिशंस जो कि आगे आने वाले कंक्लूजन के लिए सपोर्ट या हेल्प या ग्राउंड प्रोवाइड कर सकती है। जो ग्राउंड प्रोवाइड करी होती है ना, जो प्रोपोजिशन ग्राउंड प्रोवाइड करी है वो एक्चुअल में प्रीमिस है। ओके, सो एक ऐसा आर्गुमेंट जो आपको लैंग्वेज भी इजीली समझ आ रही है इसकी और इसके अंदर कोई और किस्म की करेक्टरिस्टिक्स भी ऐड नहीं की गई, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा कि इस आर्गूमेंट में कहाँ पे प्रीमिस स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे इसका कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है। सो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए यहाँ पे कुछ टिप्स दी गई हैं। यहाँ पे आज के टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि किसी भी आर्गूमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किन किन टिप्स को फॉलो करना है कि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, सो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दी गई हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दी गई हैं जो कि आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगी कि आप किसी भी आर्गूमेंट को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें। Main points for recognizing arguments, conclusion indicators and premise indicators. Arguments in context. B. C. Premises or conclusions not in declarative form. And D is unstated propositions. Okay, our first point is conclusion indicators and premise indicators. ओके, किसी भी आर्गूमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है, किस तरह का बना हुआ है, उसको जानने के लिए, परखने के लिए जो टिप्स यहाँ पे दी गई हैं उसमें से फर्स्ट टिप है कंक्लूजन इंडिकेटर्स एंड प्रीमिस इंडिकेटर्स। सो दिस इज अ यूजफुल मेथड डिपेंड्स ऑन द appearance of certain common indicators, certain words or phrases that typically serve to signal the appearance of an argument or conclusion. Here is a list of conclusion indicators. अब यहाँ पे ये है कि कुछ indicators दिए गए हैं। इस पॉइंट में हम आपको वो indicators बताएंगे। indicators आपको सिग्नल दे रहे होते हैं, इशारा दे रहे होते हैं कि अब ये चीज़ आ रही है, इसके बाद ये चीज़ है। सो यहाँ पे किसी भी आर्गूमेंट में ये देखने के लिए कि कहाँ पे कंक्लूजन है और कहाँ पे प्रीमिस है, तो कुछ इंडिकेटर्स रखे गए हैं जिन इंडिकेटर्स को पढ़ने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि जिस आर्गूमेंट में ये इंडिकेटर्स होंगे वो शो करेंगे कहाँ पे प्रीमिस है, कहाँ से प्रीमिस स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है। सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ कंक्लूजन इंडिकेटर्स। First conclusion indicator is therefore, so, consequently, proves that, as a result, for this reason. अब ये कुछ कंक्लूजन इंडिकेटर्स हैं जिनको पढ़ने से आपको पता चलेगा एक आर्गूमेंट है उसके अंदर therefore का वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये शो करेगा कि इसके बाद therefore के बाद इस आर्गूमेंट का, इस बात का कंक्लूजन आने वाला है। So consequently, proves, as a result. So these are conclusion indicators. For example, इसकी मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल कोड कर देती हूँ, लॉकडाउन हैज़ बीन स्टॉप्ड and as a result of this action
COVID-19 इज रैपिडली इंक्रीजिंग। अब ये देखिए एक आर्गूमेंट है जो कि स्टार्ट हुआ है कि लॉकडाउन हैज़ बीन स्टॉप्ड, लॉकडाउन स्टॉप कर दिया गया, एंड एज अ रिजल्ट जो है ना ये इंडिकेटर स्टार्ट हुआ है, ये वाला कंक्लूजन इंडिकेटर है, और ये कंक्लूजन इंडिकेटर शो कर रहा है कि आगे कंक्लूजन आ रहा है बात का। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन COVID-19 इज रैपिडली इंक्रीजिंग। ओके, सो ये कंक्लूजन इंडिकेटर था, लॉकडाउन हैज़ बीन स्टॉप्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस COVID-19 इज रैपिडली इंक्रीजिंग। तो ये वो कुछ वर्ड्स हैं जो कि इंडिकेटर का काम करते हैं। So you can, after understanding these indicators, you can easily understand where is conclusion in an argument. Okay, next here is a list of premise indicators, and premise indicators are, इसी तरह से arguments में कुछ premise indicators भी होते हैं जो कि शो करते हैं कि अब जो है प्रीमिस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिंस, बिकॉज, एज शोन बाय। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी आपको प्रीमिस इंडिकेटर की एग्जांपल देती हूँ, लॉकडाउन हैज़ बीन, सॉरी ये नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एयर पोल्यूशन की एग्जांपल देती हूँ, जैसा कि एयर पोल्यूशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान, और फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग इन वर्ल्ड बिकॉज ऑफ, अब हम बता रहे हैं बिकॉज जो है हमने एक प्रीमिस इंडिकेटर यूज़ किया, बिकॉज हमें शो कर रहा है कि आगे प्रीमिस आने वाला है। प्रीमिस मीन वो वाली सपोर्टेड प्रोपोजिशन, वो प्रोपोजिशन जो सपोर्ट करती है, ग्राउंड प्रोवाइड करती है कंक्लूजन के लिए, ठीक है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगी हमारे कंक्लूजन के लिए। सो यहाँ पे इस एग्जांपल में है एयर पोल्यूशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ ट्रैफिक। अब बिकॉज हमने यूज़ किया है बिकॉज का वर्ड, ये एक इंडिकेटर है, प्रीमिस इंडिकेटर, जो कि शो कर रहा है कि आगे प्रीमिस आने वाला है, मीन्स सपोर्ट करने वाली प्रोपोजिशन आने वाली है जो कि कंक्लूजन तक लेके जाएगी। अब पूरी एग्जांपल आप सुने, एयर पोल्यूशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ ट्रैफिक एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। अब यहाँ पे एज अ रिजल्ट जो है ये हमने कंक्लूजन इंडिकेटर भी यूज़ कर लिया है जो कि शो कर रहा है कि कंक्लूजन आ रहा है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एयर पोल्यूशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एयर पोल्यूशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, सो दीज आर सम प्रीमिस इंडिकेटर्स जो कि हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, जो हमें सिग्नल दे रहे होते हैं कि आगे जो है कंक्लूजन आ रहा है, आगे कंक्लूजन आ रहा है या प्रीमिस आ रहा है। ये कुछ प्रीमिस इंडिकेटर थे जो कि शो करेंगे कि प्रीमिस आने वाला है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट बी, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग आर्गुमेंट्स इज आर्गुमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट। समटाइम्स ये भी होता है, what is context is actually part of something written or spoken that follows the passage and clarify its meaning. Okay, sometimes ये भी होता है कि अगर आपको आर्गुमेंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अभी स्लाइड में आप देख रहे हैं, सच इंडिकेटर्स डोंट नेसेसरीली अपीयर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर आर्गुमेंट में आपको इंडिकेटर्स मिले, आपको इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हो जो कि प्रीमिस और कंक्लूजन की तरफ लीड कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स इट्स जस्ट द मीनिंग ऑफ द पैसेज दैट इंडिकेट्स आर्गुमेंट। समटाइम्स ये भी होता है कि कोई इंडिकेटर मौजूद नहीं है किसी आर्गुमेंट में, लेकिन उस आर्गुमेंट का मीनिंग इतना क्लियर होता है कि आप इजीली आर्गुमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। I think some of the words and phrases we have listed may help to indicate the presence of an argument or to identify its premise or conclusion, but such indicators don't necessarily appear. Sometimes it is just the meaning of the passage or its setting that indicates the presence of an argument. So sometimes
वही बात कि समटाइम ऐसा होता है कि मीनिंग ही इतना क्लियर होता है या आर्गूमेंट की सेटिंग ही इतनी अच्छी होती है कि आप आर्गूमेंट को अच्छे से समझ जाते हैं, इसमें क्या कहा गया है, क्या बात हो रही है, किस तरफ लेके जा रही है। Force of an argument can be appreciated when one understands the context in which argument is presented. अब ये है कि आपके आर्गुमेंट की फोर्स का कैसे पता चलता है। आर्गुमेंट फोर्स मीन्स पावर ऑफ योर आर्गुमेंट। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द फोर्स ऑफ योर आर्गुमेंट? You can easily recognize the force of your argument when you can understand the context of your argument. Okay. हमारा argument जितना ज़्यादा clear होगा, जितना ज़्यादा understanding होगा, जितना अच्छे से वो समझ आ रहा होगा, हमारा argument उतना strong होता जाएगा, हमारे argument की power उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और जितना ज़्यादा हमारा आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी पावर बढ़ेगी, तो उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्गूमेंट्स एंड काउंटर आर्गूमेंट्स कैन बी ग्रास्प्ड विद फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच दोज आर्गूमेंट्स आर प्रेजेंटेड। वी कैन ग्रास्प आर्गूमेंट्स एंड काउंटर आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स को अच्छे से समझने के बाद अगर हमने किसी भी आर्गुमेंट को या काउंटर आर्गुमेंट को अच्छे से समझ लिया तो ये चीज़ हमारी फेवर में बढ़ती जाएगी, ये चीज़ हमें और ज़्यादा सपोर्ट करेगी। किसी भी आर्गुमेंट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए जो हम एफर्ट कर रहे होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। इट इज़ इन आवर ओन कंट्रोल, वी कैन हैंडल इट ईजीली। किसी भी आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल करें, क्योंकि आपके हाथ में है, आप उसको अच्छे से पकड़ सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं विद फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। और ये कैसे हो सकता है? जब आपके आर्गुमेंट का कॉन्टेक्स्ट जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा रहा हो, उससे आपके आर्गुमेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। नो प्रीमिस इंडिकेटर्स एंड नो कंक्लूजन्स इंडिकेटर्स आर यूज्ड येट द आर्गुमेंट्स आर क्लियर। अब यहाँ पे ये होता है कि ऐसे आर्गुमेंट्स में कोई इंडिकेटर नहीं मौजूद होता और फिर भी आर्गुमेंट क्लियर होता है, उसके अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, उसका मीनिंग क्लियर है, कोई वहाँ पे डाउट की चीज़ नहीं है। Okay, our third point, our main topic, recognizing arguments. In our main topic, our third point is premises or conclusions not in declarative form. It is uncommon for the premises of an argument to be presented in the form of questions. Beneath the surface, an interrogative sentence can serve as a premise when its question is theoretical. Sometimes ये भी होता है कि आपके आर्गुमेंट का जो प्रीमिस है या कंक्लूजन है, conclusion and premise of your argument is not in declarative form, means not in simple sentence. It can be in an interrogative form. ज़रूरी नहीं है कि आपके आर्गुमेंट में जो प्रीमिसेस और कंक्लूजन्स दिए गए हैं वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में हो, सिंपल प्रोपोजिशंस में, लेकिन ये भी हो सकता है। बट ये भी हो सकता है कि आपके आर्गुमेंट्स जो हैं वो इंटरोगेटिव फॉर्म में हो, उनमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हो। Rhetorical questions is an utterance used to make a statement, but which therefore is in interrogative form. Rhetorical questions is an utterance used to make a statement, but which therefore is in interrogative form. Premises or conclusions in declarative form using questions to express a premise is sometimes counterproductive because it may invite answer. Questions serve more effectively when a premise, the answer assumes
really seem to be clear. अब यहाँ पे ऐसा है कि वो वाले आर्गूमेंट्स जहाँ पे जिसके अंदर ऐसे आर्गूमेंट्स जिनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन यूज़ किया जा रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज़ किया जा रहा है, तो ये दो तरह के हैं। मैं आपको इनकी एग्जांपल्स देती हूँ। इनमें से कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स होते हैं जिनमें क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, लेकिन इस तरह के आर्गूमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स नहीं होते क्योंकि वो कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रहे होते उसके क्वेश्चन। और ऐसे ही एक और टाइप है आर्गूमेंट्स की जिनमें क्वेश्चंस पूछे गए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस उसके कंक्लूजन को सपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जिसमें क्वेश्चन कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो है फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल, व्हाई डिड नॉट गॉड मेक अ लायन टू बी अ हेल्पर ऑफ मैन? व्हाई डिड नॉट गॉड मेक अ ट्री टू बी अ मैन्स हेल्पर? So even from the creation story you can see that the mind of God's intention is for human to be together. अब इस एग्जांपल में ये पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनका एंड पे आंसर भी दिया गया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक लाइन को इंसान का कंपेनियन पैदा किया गया, हेल्पर पैदा किया गया? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक ट्री को इंसान का हेल्पर पैदा किया गया? एंड पे जो कंक्लूजन निकला है जिसमें आंसर दिया गया है, क्योंकि अल्लाह जानता है, अल्लाह के अकॉर्डिंग, उनकी इंटेंशंस के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि ह्यूमंस टुगेदर रहें, एक साथ कनेक्टेड रहें, तो इसलिए उन्होंने एक दूसरे का हेल्पर उनको बना दिया। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रहे, कंक्लूजन बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ट्री को इंसान का हेल्पर पैदा किया गया? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि लाइन को हेल्पर पैदा किया गया? और जो जवाब दिया गया है कंक्लूजन में, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि इंसान एक साथ रहे, एक दूसरे की हेल्प करे, इसलिए उनको एक दूसरे का हेल्पर बनाए। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अपोजिट साइड पे जा रहा है, और जो कंक्लूजन है वो और बात को सपोर्ट कर रहा है। सो यहाँ पे इस आर्गूमेंट में इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज़ किए गए हैं, लेकिन ये आर्गूमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसकी फोर्स या पावर इतनी नहीं होगी क्योंकि इसके क्वेश्चन कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है जिसके क्वेश्चंस जो है वो कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं वो है, फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे सुसाइड को लीगल किया गया। तो ये उनकी एग्जांपल है कि इफ़ पीपल हैव अ राइट टू डाई, व्हाई मस्ट दे वेट अंटिल दे आर एक्चुअली डाइंग? अगर लोगों को मरने का राइट दिया गया है तो फिर वो मरने का वेट क्यों करें बिफोर दे आर परमिटेड टू एक्सरसाइज दैट राइट? तो उन्हें अभी ही मर जाना चाहिए, अभी सुसाइड कमिट कर लेनी चाहिए। अब इस एग्जांपल में क्वेश्चन पूछा गया, क्यों लोग व्हाई मस्ट दे वेट अंटिल दे आर एक्चुअली डाइंग? तो वो तब तक का वेट क्यों करते हैं जब उन्होंने एक्चुअल में मर जाना है? जवाब ये दिया गया, उनको अभी सुसाइड कमिट कर लेनी चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा गया वो मौत का वेट क्यों करते हैं, ये फेवर में जा रहा है, सपोर्ट कर रहा है कंक्लूजन को, क्यों वेट करें अभी मर जाए? ओके, ये वाले आर्गूमेंट्स जो है ना इंटरोगेटिव, जिनमें सेंटेंसेस यूज किए गए, ऐसे आर्गूमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जिनके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कंक्लूजन को सपोर्ट करेंगे। When the answer of the question is clear, in such cases readers are led to provide the apparently evident answers for them. Okay, so these arguments that don't have any declarative form of sentence, these are easily understandable. इनको भी आप easily understand कर सकते हैं इनसे गो थ्रू होके, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रख के जो चीज़ें प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रही हैं और जो फेवर में जा रही हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हम इजीली अपने आर्गूमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन? थैंक यू क्लास, थैंक यू।